हम लोग आज जो है सॉल्यूशन चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, 5th लेक्चर, जिसमें हम लोग आज नॉर्मलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। नॉर्मलिटी क्या है, जैसे पिछले क्लास में आपको मोलारिटी बताए थे, उसी तरह से आज हम बता रहे हैं आपको कि नॉर्मलिटी किसे कहते हैं, नॉर्मलिटी क्या है, ये हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो नॉर्मलिटी क्या है ये बताने के लिए हम लोग जो है इस बात का ध्यान रखेंगे कि नॉर्मलिटी को n से डिनोट किया जाएगा। नॉर्मलिटी डिनोट की जाएगी किस चीज़ से? n से। n से डिनोट होगी नॉर्मलिटी, और इसको डिफ़ाइन किया जाता है, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी की तरह ही 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो प्रेजेंट रहते हैं उसको नॉर्मलिटी कहते हैं। और मोलारिटी क्या कहते हैं? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स। नॉर्मलिटी और मोलारिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख लो ध्यान से। नॉर्मलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर, और मोलारिटी है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर। तो नॉर्मलिटी इस तरह से डिफाइन किया गया है। नॉर्मलिटी को n से डिनोट करेंगे, n से लिखेंगे, और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम को आप जो है लीटर में एक्सप्रेस करोगे, वॉल्यूम को हम लोग जो है लीटर में एक्सप्रेस करेंगे, ये ध्यान देना है। अब जो है इस तरह से हम लोग जो है एक काम और कर सकते हैं। नॉर्मलिटी ये वॉल्यूम ले जाके नॉर्मलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम को नॉर्मलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर will be equal to number of gram equivalents, number of gram equivalents। ये निकल जाएगा जैसे वहाँ निकलता था नंबर ऑफ मोल्स, उसी तरह यहाँ निकलेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नॉर्मलिटी अब जो है अगर वॉल्यूम आपको लीटर में न दे के मिलीलीटर में दिया रहे, तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के जगह नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट। अब मिलीग्राम इक्विवेलेंट को अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज करना है तो आप कैसे ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज करोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000, जो पिछले क्लास में हमने बताया था कि किसी को भी 1000 से डिवाइड कर दोगे मिली को तो मिली हट जाएगा और रेस्ट चीज़ बच जाएगा। तो नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट को 1000 से डिवाइड कर दिए तो मिली हट गया, ग्राम इक्विवेलेंट रह गया। तो कोई चीज़ 1000 से डिवाइड करोगे तो वो अपने पापा के पास चल जाएगा, जो मैंने बताया था। मिली मोल को 1000 से डिवाइड करोगे तो मोल निकलेगा, मिलीग्राम इक्विवेलेंट को 1000 से डिवाइड करोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा। इसी तरह से ये हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया। अब हम लोग नॉर्मलिटी को और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा के देखते हैं कि क्या होता है। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू फर्दर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला रख देते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला हम लोगों का होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, W1 बाई E1, W1 बाई E1 यानी वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर आप इक्विवेलेंट वेट को लेफ़्ट साइड लेके चले आओ, इक्विवेलेंट वेट को लेफ़्ट साइड ले आओ, तो नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू हो जाएगा वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। यानी ये हो गया ग्राम पर लीटर। और जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि ये सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ है ग्राम पर लीटर में, तो नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर।
ये एक तरह से आपको स्ट्रेंथ मिल गया। ये चीज़ आपको पिछले दिन भी मिला था लेक्चर नंबर 4 में। मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, जिसे हमने इक्वेशन नंबर ए दिया था। आज फिर मिला तो नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, इसे इक्वेशन नंबर बी दिया। ये दोनों इक्वेशन को हम आगे चल के इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो नॉर्मलिटी इजकल टू W1/E1 इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ये ज़रूरी नहीं है कि सदा आपको हर न्यूमेरिकल में, हर एक क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम में लीटर में ही दिया रहे। कई जगह, कई क्वेश्चनों में वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दिया रहेगा, और जब वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दिया रहेगा तब आप उसे क्या करोगे, उसे लीटर में कन्वर्ट करोगे। और लीटर में जब कन्वर्ट करने का तरीका तो वही है, मिली हटाना है तो 1000 से डिवाइड करना है, मिली लीटर को लीटर बनाना है तो मिली हटाना है, मिली हटाने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर दो। तो मिली लीटर में जब भी वॉल्यूम दिया रहेगा तो आप उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, आप 1000 से उसको डिवाइड कर दोगे। ये ध्यान दोगे कि आप 1000 से डिवाइड कर दोगे, ये ध्यान दो। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू W1/E1 इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 1000। और ये 1000 उलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये 1000 उलट के चला गया ऊपर। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू W1 इंटू 1000/E1 इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये आपका आ गया फाइनल फार्मूला। यही फाइनल नॉर्मलिटी का फार्मूला है। नॉर्मलिटी का फाइनल फार्मूला यही है। ये फार्मूला हम लोगों का नॉर्मलिटी का अंतिम फार्मूला है। इसलिए आप जो है इस चीज़ को समझ लो। इसे जो है हम लोग अब फर्दर यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए कि हम क्या करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। सेकेंड मेथड टू फाइंड द नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी निकालने का अगला मेथड, सेकेंड मेथड, उसी तरह का मेथड है जैसे हम लोग मोलारिटी का सेकेंड मेथड निकाले थे। मोलारिटी, अगर मान लीजिए कि आपके सॉल्यूशन का परसेंटेज दिया हुआ है कि कितना परसेंट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का परसेंटेज दिया हुआ है कि उसका परसेंटेज x है और डेंसिटी d ग्राम पर मिलीलीटर है, तो आप निकालो नॉर्मलिटी जब आप जानते हो कि इक्विवेलेंट वेट इसका E1 है। तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए आप आसानी से निकाल सकते हो। आप नॉर्मलिटी इजकल टू 10xD/E1, वही मोलारिटी रहता तो 10xD/M1 होता, नॉर्मलिटी है तो 10xD/E1 हुआ, यही अंतर है। नॉर्मल सॉल्यूशन अगर बोला जाए तो 1n समझेंगे, सेमी नॉर्मल बोला जाए तो 0.5n समझेंगे, अगर डेसी नॉर्मल बोला जाए तो 0.1n समझेंगे, अगर सेंटी नॉर्मल बोला जाए तो 0.01n समझें या 1/100n समझें, और मिली नॉर्मल बोला जाए तो 0.001n यानी 1/1000n समझेंगे। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोग ये फार्मूला का भी यूज करते हैं। इसे हम लोग टाइट्रेशन फार्मूला बोलते हैं। टाइट्रेशन में इस फार्मूला का आप यूज कर सकते हो। N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1V1 हो जाएगा नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो एसिड और बेस के नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट यहाँ क्या हो जाएंगे, इक्वल होते हैं, इक्वल हो जाएंगे। अब आप देखेंगे फॉर्मेलिटी। इसी तरह से फॉर्मेलिटी भी डिफाइन किया जाता है। फॉर्मेलिटी को F से डिनोट करेंगे, और फॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ फार्मूला वेट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने फार्मूला वेट सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है उसे हम लोग फॉर्मेलिटी कहते हैं। इसका भी फार्मूला, फॉर्मेलिटी इजकल टू नंबर ऑफ फार्मूला वेट्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इन लीटर, और फार्मूला वेट का फार्मूला हो जाएगा W1 यानी वेट गिवन इन ग्राम बाई फार्मूला वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो फॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू W1 बाई फार्मूला वेट, इट विल बी फार्मूला वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर आप फिर इसे चाहो कि हम मिलीलीटर में रखें तो आप इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, W1
into 1000 divided by formula weight into volume in मिलीलीटर। इसे भी आप लिख सकते हो, इस तरह आप फार्मूला वेट डिनोट कर सकते हो। फार्मूला वेट इस तरह से डिनोट कर सकते हो। तो ये फॉर्मेलिटी बताने का तरीका हो गया हम लोगों का। फॉर्मेलिटी इस तरह से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी में क्या रिलेशन है। अभी अभी हम लोग किए भी थे, नॉर्मलिटी निकाले हैं और मोलारिटी पिछले दिन निकाले थे। आपको मोलारिटी जो पिछले दिन निकाले थे उसमें आपको बताए थे, इक्वेशन नंबर ए दिए थे, यानी कहने का मतलब कि लेक्चर नंबर 4 में इक्वेशन ए था जो m इंटू मोलारिटी इंटू m1 इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। और ये अभी अभी आपको बताए हैं लेक्चर 5 में नॉर्मलिटी इंटू E1 इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। इसका दोनों का राइट साइड सेम है, दोनों का राइट साइड सेम है, देख रहे हो। तो लेफ़्ट साइड भी इक्वल होगा, तो राइट साइड सेम है तो लेफ़्ट साइड भी इक्वल होगा। तो m इंटू m1 यानी मोलारिटी इंटू मोलेकुलर वेट विल बी इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब देखिए आप, मोलारिटी इज इक्वल टू मोलेकुलर वेट इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक, n बाई m1, n बाई m1 हो जाएगा। और ये E1 ऊपर है तो E1 बाई m1 इंटू नॉर्मलिटी। अब आपको पता है पहले से कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हमारा E1 इज इक्वल टू है m1 बाई नॉर्मलिटी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है m1 बाई नॉर्मलिटी फैक्टर। अभी तुरंत मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज़ द नॉर्मलिटी फैक्टर। तो ये अब इक्विवेलेंट वेट E1 इज इक्वल टू m1 बाई नॉर्मलिटी फैक्टर हम लोग पुट कर देंगे यहाँ। तो E1 के जगह हम लोग पुट करेंगे m1 बाई नॉर्मलिटी फैक्टर, m1 बाई नॉर्मलिटी फैक्टर। अब नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी फैक्टर, तो नॉर्मलिटी फैक्टर हम लोग लेके चले जाएंगे मोलेकुलर वेट में और नॉर्मलिटी इज इक्वल टू निकाल लेंगे। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी फैक्टर इंटू m मोलारिटी। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आपका हो गया, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो गया नॉर्मलिटी फैक्टर इंटू मोलारिटी। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी फैक्टर इंटू मोलारिटी। अब जानना आपको ये है कि व्हाट इज द नॉर्मलिटी फैक्टर। NF मतलब नॉर्मलिटी फैक्टर। नॉर्मलिटी फैक्टर है क्या? तो इनफैक्ट नॉर्मलिटी फैक्टर किसी एसिड की बेसिसिटी है, किसी एसिड की बेसिसिटी को हम लोग नॉर्मलिटी फैक्टर कहते हैं। और किसी एसिड की बेसिसिटी जो होती है वो हमें किसी एसिड की बेसिसिटी जो होती है उस एसिड में प्रेजेंट रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम के नंबर के बराबर होती है। जैसे HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है, इसमें हाइड्रोजन का नंबर 1 है इसलिए इसका बेसिसिटी 1 है। उसी तरह H2SO4 ये एसिड है, इसमें हाइड्रोजन का नंबर कितना है 2, तो इसका जो है बेसिसिटी 2 हो जाएगा। H3PO4 ये भी आपका एसिड है, इसमें हाइड्रोजन का नंबर कितना है 3, तो इसका बेसिसिटी 3 हो जाएगा। उसी तरह अगर आप केस लेते हो बेस का, अगर आप बेस का केस लेते हो तो बेस के केस में एसिडिटी को कहते हैं हम लोग, एसिडिटी को कहते हैं नॉर्मलिटी फैक्टर। तो बेस का एसिडिटी क्या होगा? तो जैसे NaOH बेस है तो जिसमें OH का नंबर 1 है तो इसका बेस एसिडिटी हो गया 1। CaOH होल ट्वाइस है तो इसमें OH का नंबर 2 है तो इसका एसिडिटी हो गया 2।
तो ये नॉर्मलिटी फैक्टर हो गया। कोई पूछेगा कि NaOH का नॉर्मलिटी फैक्टर कितना है तो आप बताओगे 1, CaOH होल ट्वाइस का नॉर्मलिटी फैक्टर कितना है तो आप बताओगे 2, H3PO4 का नॉर्मलिटी फैक्टर कितना है तो आप बताओगे 3। तो एसिड में जितने हाइड्रोजन हैं वो है नॉर्मलिटी फैक्टर, और बेस में जितने OH हैं वो है नॉर्मलिटी फैक्टर। बेस में OH के नंबर को नॉर्मलिटी फैक्टर कहते हैं और OH एसिड में H के नंबर को नॉर्मलिटी फैक्टर कहते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखोगे। अब देखिए सॉल्ट का केस होगा, जैसे एज्यूम कीजिए कि NaNO3, तो ये सॉल्ट हो गया, सोडियम नाइट्रेट। सॉल्ट में जितने प्लस चार्ज रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज, उसी को कहते हैं नॉर्मलिटी फैक्टर। तो इस सॉल्ट में Na पर पॉजिटिव चार्ज 1 है, या जितना निगेटिव चार्ज वो भी कह सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इक्वल होता है। सॉल्ट में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसलिए जो है इसमें जितने पॉजिटिव या निगेटिव होंगे उसी को हम लोग बोलेंगे नॉर्मलिटी फैक्टर। जैसे दूसरा कोई सॉल्ट ले लीजिए, CaCO3, इसमें Ca पर +2 तो ये नॉर्मलिटी फैक्टर हो गया, इस पर -2 ये नॉर्मलिटी फैक्टर हो गया। Na2CO3, तो एक Na पर जो है +1 होता है, लेकिन Na का नंबर यहाँ कितना है? 2, तो 2 Na है, तो इसलिए इस पर भी चार्ज हो गया +2, तो इसका भी नॉर्मलिटी फैक्टर कितना हो गया? इसका भी नॉर्मलिटी फैक्टर हो गया 2, तो इसमें भी नॉर्मलिटी फैक्टर आप 2 पुट कर दोगे, ये आपको बेनिफिट है। तो ये केस करोगे। किसी एलिमेंट की वैलेंसी को नॉर्मलिटी फैक्टर भी कहते हैं। जैसे कैल्शियम की वैलेंसी आप अगर जानते हो तो आपको तो पता होगा, तो आप जो हो कैल्शियम की नॉर्मलिटी फैक्टर 2 हो जाएगी, क्योंकि वैलेंसी कितनी होती है? 2, तो नॉर्मलिटी फैक्टर 2 हो जाएगी। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3, तो नॉर्मलिटी फैक्टर उसकी हो जाएगी 3। तो एलिमेंटों के केस में जो उसकी वैलेंसी होगी वही नॉर्मलिटी फैक्टर हो जाएगा। वही रेडिकल के केस में जो उस पर चार्ज होगा वो नॉर्मलिटी फैक्टर होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के केस में जितना चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के केस में होगा, उसी को हम लोग कहेंगे नॉर्मलिटी फैक्टर। जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है किसी रिएक्शन के तहत, जैसे एज्यूम कीजिए कि एक रिएक्शन है H2S + SO2 गिव्स S + H2O। यहाँ सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहाँ सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। तो सल्फ़र -2 से 0 गया तो कितना का चेंज हुआ? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना का हुआ? 2 का चेंज हुआ। तो इस H2S में सल्फ़र का जो है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो इसका जो है हम लोग मान लेंगे कितना? इसका नॉर्मलिटी फैक्टर 2 हो जाएगा। इसका नॉर्मलिटी फैक्टर 2 हो जाएगा। देखिए, अब आप लोग ये देखिए नॉर्मलिटी फैक्टर का कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो HCl में हाइड्रोजन का आपको नॉर्मलिटी फैक्टर, HCl में का नॉर्मलिटी फैक्टर क्या होगा? तो हाइड्रोजन का नंबर 1 है, तो इसमें नॉर्मलिटी फैक्टर कितना आ जाएगा? 1। तो इसका नॉर्मलिटी फैक्टर 1 आ गया। इसके बाद HNO3 देखिए, HNO3 में हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 1। हाइड्रोजन का नंबर 1 है, इसलिए नॉर्मलिटी फैक्टर कितना हो गया? इसमें भी 1। तो मॉलिक्यूलर वेट बाई नॉर्मलिटी फैक्टर, नॉर्मलिटी फैक्टर हमने 1 पुट कर दिया, तो मॉलिक्यूलर वेट 63 या बाई 1, इसका आपको इक्विवेलेंट वेट 63 हो गया। इसी तरह H2SO4 का देख लीजिए। H2SO4 में आपको मॉलिक्यूलर वेट बाई नॉर्मलिटी फैक्टर, चूँकि H2SO4 में हाइड्रोजन का नंबर 2 है, इसलिए नॉर्मलिटी फैक्टर इसका कितना हो गया? 2। नॉर्मलिटी फैक्टर इसका 2 हो गया, तो इसका नॉर्मलिटी फैक्टर 2 पुट कर दिए, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 49 आ गया।
H3PO4, H3PO4 में हाइड्रोजन का नंबर कितना है? H3PO4 में हाइड्रोजन का नंबर 3 है, तो नॉर्मलिटी फैक्टर इसका कितना हो गया? 3 हो गया। तो मोलेकुलर वेट बाई नॉर्मलिटी फैक्टर दैट विल बी 98/3, 3 हमने पुट कर दिया, तो ये भी आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3, आप देखो यहाँ PO4 है, ये ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 हो गया, तो इससे इसका नॉर्मलिटी फैक्टर, ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें हाइड्रोजन देखने में तो 3 नज़र आता है लेकिन इसका नॉर्मलिटी फैक्टर 2 होता है। ये एक्सेप्शनल केस है, आप इस पर फोकस करो, इसको ध्यान दो, इसको समझो, ठीक, कि H3PO4 में हाइड्रोजन 3 है तो नॉर्मलिटी फैक्टर 3 हुआ, लेकिन H3PO3 में ऑक्सीजन देखना 1 कम हो गया तो इसका नॉर्मलिटी फैक्टर जो है 2 हो गया। तो देख लो आप यहाँ नॉर्मलिटी फैक्टर 2 रखते हो और इसका इक्विवेलेंट वेट ये निकला। H3PO2 में ऑक्सीजन 1 और कम हो गया तो इसमें हाइड्रोजन का नंबर भले 3 है मगर नॉर्मलिटी फैक्टर इसका 1 हो गया। तो ये दोनों एक्सेप्शनल केस है, इस पर आप जो है थोड़ा ध्यान रखना। अब बेस के लिए नॉर्मलिटी फैक्टर उसमें प्रेजेंट OH का नंबर है, तो इसमें OH का नंबर 1 प्रेजेंट है, तो इसका नॉर्मलिटी फैक्टर 1 हो जाएगा। तो मोलेकुलर वेट बाई 1, तो 40/1 इसका हो गया ये। अब इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, तो इसमें OH का नंबर आप कितना देख रहे हो? ये इसमें OH का नंबर है 2, तो नॉर्मलिटी फैक्टर इसका कितना हो गया? 2। नॉर्मलिटी फैक्टर इसका 2 हो गया, तो आप 2 पुट कर दो नीचे, आप नीचे जो है 2 पुट कर दो, तो मोलेकुलर वेट बाई 2, तो इक्विवेलेंट वेट इसका निकल गया। Na2CO3 में Na पर +1 चार्ज होता है लेकिन सोडियम का नंबर कितना है? 2, तो टोटल चार्ज कितना हो गया इस पर? टोटल चार्ज +2 हो गया, तो इसका भी नॉर्मलिटी फैक्टर 2 हुआ, तो मोलेकुलर वेट बाई 2। आपका ये नियम है, कानून है कि सॉल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों का इक्वल नंबर होता है सॉल्ट में, तो दोनों में से कोई एक डाल दीजिए, हो जाएगा। एल्युमिनियम है, ये एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो 3 ही नॉर्मलिटी फैक्टर हो जाएगा। 3 यहाँ पुट कर दीजिएगा 27/3। फिर मैग्नीशियम है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो 2 पुट कर दीजिएगा नीचे, नॉर्मलिटी फैक्टर हो जाएगा। ये आपको रेडॉक्स रिएक्शन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें H2S का अगर इक्विवेलेंट वेट पूछा जाए तो H2S में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और यहाँ सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर आप देख रहे हो कितना है? 0। तो इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? 2। तो जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ H2S का में सल्फ़र का, वही इसका नॉर्मलिटी फैक्टर हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट H2S का चेंज इन जो है ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है? आपको 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 2 ही, इसका नॉर्मलिटी फैक्टर 2 हो जाएगा, तो मोलेकुलर वेट बाई 2 यानी 34/2 यानी 17। वहीं पर SO2 में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चूँकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और यहाँ सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? 4 का हुआ, तो इससे मैं 4 से डिवाइड कर देंगे, इसका नॉर्मलिटी फैक्टर 4 हो जाएगा और यहाँ 4 से डिवाइड हो गया, यहाँ 4 से डिवाइड हो गया, तो ये आपका 16 आ गया इक्विवेलेंट वेट। अब जो है ऐसे देखिए, नॉर्मलिटी फैक्टर से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा था? नॉर्मलिटी फैक्टर से आपको बेनिफिट मिल रहा था कि इस तरह से हम लोग उसको चेंज कर लेते थे। नॉर्मलिटी निकालना था तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, नॉर्मलिटी फैक्टर इनटू मोलारिटी, ठीक। अगर मान लीजिए कि H2SO4 का सॉल्यूशन 2m H2SO4 सॉल्यूशन दिया है, इसका हमें नॉर्मलिटी निकालना है, तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी फैक्टर इनटू मोलारिटी। नॉर्मलिटी फैक्टर H2SO4 में बताइए तो कितना है? तो अभी अभी आपको बताए थे कि एसिड में जितने हाइड्रोजन हैं रिप्लेसेबल, वही नॉर्मलिटी फैक्टर होता है, तो इसका नॉर्मलिटी फैक्टर 2 हो गया। और मोलारिटी कितना दिया हुआ है? 2, तो 2 लिख दीजिएगा, तो इसका नॉर्मलिटी कितना आ जाएगा? 4। वहीं देखिए NaOH अगर दिया जाए तो NaOH में नॉर्मलिटी फैक्टर कितना है? नॉर्मलिटी फैक्टर 1 है। NaOH में नॉर्मलिटी फैक्टर कितना है? 1 मात्र।
तो 1 है नॉर्मलिटी फैक्टर, तो इसका नॉर्मलिटी और मोलारिटी क्या हो जाएगा? इक्वल, क्योंकि अगर नॉर्मलिटी फैक्टर जिसका 1 होगा तो उसका नॉर्मलिटी और मोलारिटी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो वैसे सभी एसिड, बेस, सॉल्ट, एलिमेंट जो कुछ भी हैं जिनका नॉर्मलिटी फैक्टर 1 होगा, जिनका नॉर्मलिटी फैक्टर 1 होगा, उनके केस में नॉर्मलिटी और मोलारिटी बराबर हो जाएगी। अगर मान लीजिए 9.28 NaOH सॉल्यूशन दिया हुआ है या M, इसका पूछा जाए कि नॉर्मलिटी कितना होगा, तो नॉर्मलिटी भी तो इतना ही हो जाएगा। क्यों इतना ही हो जाएगा? क्योंकि OH का नंबर कितना है इसमें? 1, तो नॉर्मलिटी फैक्टर कितना हुआ? 1। तो जब नॉर्मलिटी फैक्टर 1 हो गया तो नॉर्मलिटी और मोलारिटी इसका क्या हो जाएगा? इक्वल। तो इसलिए अगर इसकी मोलारिटी इतना दिया हुआ है तो ये बराबर हो जाएगा 9.28 NaOH भी, दोनों सेम हो जाएगा। इसका नॉर्मलिटी भी उतना ही होगा, मोलारिटी भी उतना ही होगा। तो वैसे सभी एसिड, बेस या जो कुछ भी हैं उनका नॉर्मलिटी और मोलारिटी बराबर हो जाती है, जिनका कि नॉर्मलिटी फैक्टर कितना हो? 1। नॉर्मलिटी फैक्टर 1 हो, उसका बराबर हो जाता है। ठीक है, ओके। तो देखिए, अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी में क्या रिलेशन है ये देखिए। तो मोल फ्रैक्शन का आप फॉर्मूला पहले से जानते हैं, x1 = n1/n1 + n2। x1 = n1/n1 + n2, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पहले से पता है। और मोलालिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, W1/m1 × W2 इन ग्राम ऊपर × 1000। अब आप क्या करो कि इसमें और इसमें आपको रिलेशन चाहिए ना। x1 का m से रिलेशन चाहिए, m और x में रिलेशन, यही तो आप ऊपर लिखे हो, मोल फ्रैक्शन x और m में रिलेशन चाहिए। तो इसमें और इसमें अगर आपको रिलेशन चाहिए तो आप क्या करोगे? मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन आपको चाहिए तो आप क्या करोगे? ये जो है इस फॉर्मूला को आप इस फॉर्मूला के टर्म में एक्सप्रेस कर दोगे, इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला के टर्म में एक्सप्रेस कर दोगे, बस निकल जाएगा, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन में रिलेशन निकल जाएगा। तो आप कोशिश करो कि हम मोलालिटी के फॉर्मूला में N1 और N2 लाएं, किसी भी तरह से N1 और N2 ला दें। तो आप जानते हो कि W1/m1 को हम लोग N1 कहते हैं, W1/m1 को हम लोग क्या कहते हैं? N1 कहते हैं। तो आप इसके जगह पर N1 पुट कर सकते हो। आप चाहोगे कि W1/m1 के जगह हम पुट कर दें N1, तो आप N1 पुट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स अब्सोल्यूट होता है। और अब W2 को N2 के रूप में चेंज कर दो, तो W2 में अगर M2 से डिवाइड हो जाए तो ये N2 बन जाएगा। लेकिन जब W2 में आप M2 से डिवाइड करोगे तो आपको साथ साथ M2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आप M2 से डिवाइड एंड M2 से मल्टीप्लाई कर दो, W2/M2 ये बन जाएगा आपका क्या चीज़? N2। तो यहाँ ऊपर हो गया N1 और नीचे हो गया क्या चीज़? N2। तो ऊपर N1 नीचे N2 हो गया, ऊपर × 1000/m2 है। अब इसे मोल फ्रैक्शन बनाना है तो दोनों में ऊपर भी डिवाइड कर दो N1 + N2 से। N1 में N1 + N2 से डिवाइड होगा तो मोल फ्रैक्शन x1 हो जाएगा। तो ऊपर भी डिवाइड कर दो N1 + N2 से। तो जब ऊपर N1 + N2 से डिवाइड करोगे तो नीचे भी आपको N1 + N2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि मैथमेटिकली कोई चेंज ना आए, मैथमेटिकली कोई चेंज ना आए, इसके लिए हम लोग ऊपर और नीचे दोनों में सेम चीज़ से डिवाइड करते हैं। तो जिस चीज़ से ऊपर डिवाइड करोगे उसी चीज़ से नीचे भी डिवाइड करोगे, मैथमेटिकली कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप दोनों जगह डिवाइड कर दो।
ऊपर N1 को डिवाइड कर दो N1 प्लस N2 से, नीचे N2 को भी डिवाइड कर दो N1 प्लस N2 से। तो ये N1 बाई N1 प्लस N2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x1, और N2 बाई N1 प्लस N2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x2। और इस तरह से मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन आपको मिल गया, आ गया। अब आपको क्या करना है कि इसको जो है आपको चेंज कर देना है एक टर्म में। x2 को भी x1 के टर्म में आप चेंज कर दो। तो x2 को भी अगर आप x1 के रूप में चेंज कर दोगे तो x2 के जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस x1, ठीक है। तो मोलालिटी इजकल टू x1 इंटू 1000 बाई 1 माइनस x1 इंटू m2। तो फाइनल फार्मूला हो गया मोल फ्रैक्शन को मोलालिटी में चेंज करने का, आपके पास फाइनल फार्मूला हो गया मोलालिटी इजकल टू 1000 x1 बाई 1 माइनस x1 इंटू m2। ये आपका फाइनल फार्मूला हो गया। तो इस तरह से मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में आपका रिलेशन मिल गया, संबंध मिल गया कि इन दोनों में रिलेशन क्या होगा। इन दोनों का रिलेशन आपको पता चल गया। अब ये रिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। इस इम्पॉर्टेंट रिलेशन पर आप कई बार प्रॉब्लम बनाओगे। इस रिलेशन पर बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा और उस न्यूमेरिकल को बनाओगे, ठीक है। तो इस पे देखते हैं। एक मान लीजिए हमने आपको न्यूमेरिकल दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट इज दी मोल फ्रैक्शन ऑफ solute, what is the mole fraction of solute in 1m aqueous solution। ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया तो आप मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कैसे निकालोगे, तो यही फार्मूला लगा के निकालोगे। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे हम लोग लेक्चर 6 में डील करेंगे, इसलिए इस फार्मूला पर बहुत सारे क्वेश्चंस डील किए जाएंगे और हम लोग डील करेंगे। तो इसलिए ये सतर्क रहना। अभी देख लो, ये एक क्वेश्चन आप डील कर सकते हो। तो आपको एक्वस सॉल्यूशन कहा, तो एक्वस का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पानी है। एक्वस का मतलब वाटर होता है। एक्वस मीन्स वाटर, यानी कि पानी में ही घुलाया गया है और पानी में ही सॉल्यूशन बना है। एक्वस जब जब लिखा जाए तो आप समझोगे कि पानी में ही सॉल्यूशन बना है, और पानी में जब सॉल्यूशन बना है तो सॉल्वेंट वाटर हुआ, और वाटर का तो मोलेकुलर वेट तेरे को पता है। वाटर का मोलेकुलर वेट M2 इज इक्वल टू क्या होता है 18। तो आप M2 के जगह 18 पुट करोगे। मोलालिटी आपको कितना दिया हुआ 1, तो यहाँ 1 पुट करोगे तो आपको x1 निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। M इज इक्वल टू 1000 x1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x1 इंटू M2। यहाँ 1 पुट करो, यहाँ 1000 x1 पुट करो, यहाँ 1 माइनस x1 इंटू M2 के जगह क्या पुट करोगे 18, पानी है तो x1 आप निकाल सकोगे। यहाँ x1 आपका निकल जाएगा। 18 माइनस 18 x1 इजकल टू 1000 x1, और 18 इज इक्वल टू 1018 x1, और x1 इज इक्वल टू 18 बाई 1000। ये आपका x1 का वैल्यू निकल गया। इस तरह आप x1 निकाल लिए, इस तरह से आप x1 निकाल लिए हो। x1 निकालने का ये तरीका है। इस तरह से प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे और इस तरह से क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। इस पर हम लोग प्रॉब्लम इस तरह से आप ध्यान देना। मोलेकुलर वेट एक्वस जहाँ रहेगा सॉल्यूशन एक्वस लिखेगा तो आप समझ जाना कि पानी ही क्या है,
सॉल्वेंट है। और M2 यानी मोलेकुलर वेट के जगह हम लोग कितना पुट कर देंगे, 18 पुट कर देंगे और 18 पुट करके x1 निकाल लेंगे। हो सकता है x1 दिया रहे तो m निकाल लेंगे, मोलालिटी निकाल लेंगे। तो इस फार्मूला का बहुत ही यूज है, आगे के टॉपिक वेपर प्रेशर में भी यूज है। अब हम लोगों का फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन का समाप्त हो गया। कंसंट्रेशन टर्म जो हमारा फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन का, वो हम लोगों का फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड लेक्चर 6 में हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और न्यूमेरिकल बनाने के बाद लेक्चर 6 में टोटली हम लोग कोशिश करेंगे कि सब न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड देख लें। अब आप NCERT के बुक से 1 से लेकर और लगभग 12 या 13 तक क्वेश्चन बना सकते हो। 12 या 13 तक आप NCERT बुक से क्वेश्चन बना सकते हो। और RCM बुक में भी 1 से लेके 13 नंबर क्वेश्चन तक आप न्यूमेरिकल बना सकते हो। तो इस पे आप इतना क्वेश्चन बनाओगे, जब ये सारे बन जाएंगे तो मैं अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 6 में इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, आपसे आपको बताऊंगा। और हम लोग अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल देखेंगे, NCERT का 1 से लेके 12 तक जो क्वेश्चंस हैं सारे, और RCM में 1 से लेके 13 तक। इन क्वेश्चनों को आप अगले क्लास तक आप अपने से खुद से सॉल्व करोगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपको इन फार्मूलों से बन रहे हैं और कौन कौन से नहीं बन रहे हैं। ठीक है, इस जो है करोगे। ओके, सी यू नेक्स्ट क्लास अगेन इन लेक्चर नंबर 6। और हमारे साथ कॉम्स केमिस्ट्री चैनल पर लगातार आप बने रहें, साथ साथ जो है देखते रहें। इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, आप लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और साथ साथ कमेंट भी करें। आपके कमेंट आर दी मोस्ट वेलकम। मैं आपके कमेंट्स पर ज़रूर ध्यान रखूँगा। मैं चाहूँगा कि आपके कुछ कमेंट्स आएँ, मैं देखूँ, मैं समझूँ आपको कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग हो रही है, और इस फीलिंग में और इंक्रीमेंट कैसे हो सकता है, कैसे इसको और अच्छा बनाया जा सकता है, इसका कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो है अनुभव को, आप अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करो और ये मुझे अच्छा लगेगा। ठीक, आने वाला वक्त ऐसा ही है, इसलिए हम लोग एक दूसरे से अपना अनुभव शेयर करते रहेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे बताता रहूँगा, आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में डालकर बताते रहेंगे और मैं इन चीज़ों को एलोबरेट करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा।